डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। पिछले 24 घंटों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं वो सबके सामने हैं। इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है और खुसूसन नौशी के अंदर जो कुछ हुआ जिसमें FC के काफ़िले के ऊपर हमला किया गया और इसके नतीजे में 5 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि बताया जाता है तकरीबन 30 से ज़ायद हैं जो ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी, पेशावर में, किर्क में, वहाँ पर भी दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। अभी जो सानेहा जाफर एक्सप्रेस था, मैं कहूँगी कि उस पर ना तो अभी मुकम्मल तहकीकात हो पाई है, यानी ऑनगोइंग है, और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से इस मसले और खुसूसन इसको लार्जर पिक्चर में देखते हुए कि बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए कि किस तरह से बात की जाए, उस पर APC बुलाने की बात की गई वज़ीर आज़म की जानिब से। अभी ये बहस अभी पूरी भी नहीं हुई और हम देखते हैं कि और वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इसी तरह से फितनाल ख़वारिज की जानिब से भी जो स्प्रिंग ऑफेंसिव है उसका भी ऐलान किया गया। आखिर ये जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, इससे निमटने के लिए क्या हुकूमत संजीदा है, क्या जो इक़दामात लेने की इस वक्त फ़ौरी ज़रूरत है वो लिए जा रहे हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। रात का ही हमने देखा कि मौलाना फरमान साहब की मुलाकात भी हुई सहाफ़ियों से और उन्होंने भी ये कहा कि रियासत को जो है वो बचाना भी होगा, और तहरीक का भी उन्होंने जिक्र किया कि ईद के बाद इस पर भी फैसला करेंगे। ये भी याद होगा आपको कि DGI SPR ने जिस वक्त ये जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था, उन्होंने कहा था कि अब रूल्स ऑफ द गेम्स तब्दील हो गए हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से, और सेनेटर साहब पहले भी बलूचिस्तान के हवाले से और उमूमी तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से बार बार ये और इनकी जमात कई महीनों से ये बात कर रहे हैं कि इस पर हुकूमत संजीदा नहीं और संजीदगी से इस पर काम करना होगा। थैंक यू सो मच सेनेटर साहब फॉर जॉइनिंग अस। अभी जैसे मैंने कहा इब्तिदा में कि अभी तो बात APC पर ही अटकी हुई है कि इमरान खान साहब को लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, PTI मुतनाज़ा बना रही है, नहीं बना रही है। यहीं पर हम हुकूमत के वज़रा की जानिब से बयानात देखते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं सेनेटर साहब कि जितना बड़ा सानेहा हुआ और जो कुछ आज हुआ है नौशकी में और जो पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, हुकूमत इसको उस संजीदगी से नहीं ले रही और शायद उन्होंने ये तमाम तर मामलात हमारे सिक्योरिटी इदारों पर डाल दिया है कि बस वो ही इससे निपटे? ऐसा है कि हुकूमत का कोई उसका कोई रिस्क नहीं है। हुकूमत अगर इलेक्टेड होती सही महीनों में तो उसका रिस्क इन्वॉल्व होता, उसको इस सूरत हाल से निपटने के लिए उसकी संजीदगी ज़ाहिर हो रही होती। अब वाक़े को कितने दिन हो गए, उसके बाद रिपीटेडली वाक़यात हो रहे हैं, उसके बाद मुसलसल शहादतें हो रही हैं। ये अपने बिलों में घुसे हुए हैं और उसमें इनका जो है अता पता भी नहीं चल रहा कि कौन कहाँ पे है। और कभी जो है ये कहते हैं कि APC बुलवानी है, अभी जो नया शोशा छोड़ा गया है कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलवाना है। वो APC वाला आइडिया इसलिए तर्क किया गया कि उसमें मुतालबा आ गया था कि इमरान खान को भले शार्ट पैरोल पे लाइए मगर लाया जाए ताकि सब लोगों को सुना जाए। तो उसको जो है मीट विद करने के लिए अभी ये नया जो है ना वो तरीका इख्तियार किया गया है। जब हुकूमतें या हुकूमत में बैठे हुए लोग ये हरकतें करने लग जाएं तो फिर आप समझिए कि मामलात हल नहीं होंगे या मामलात हल नहीं हो पा रहे। ये संजीदा नहीं है मामलात हल करने के लिए, और उसमें जो है ना वो भले लोग शहादतें देते रहें, भले इस तरह के वाक़यात होते रहें, ये हुकूमत का जो है वो हेडेक नहीं है। तो सेनेटर साहब, कौमी सलामती की कमेटी की जो वो मीटिंग होती है जहाँ फैसले एक्चुअली लिए जा सकते हैं, उसको क्यों आप नहीं समझते कि उसको फौरी तौर पर भी मीट करना चाहिए और उसमें भी सख्त फैसले होने चाहिए? वैसे मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि कौमी सलामती की जो कमेटी है ये किस कानून के तहत जो है ना वो बनी हुई है, और इसके पीछे कोई कानून की इजाज़त मौजूद अगर है तो फिर उसके बाद उसमें यकीनन फैसले होने चाहिए। मगर अगर कानून की इजाज़त नहीं है और आप ख़ुद ऐसे काम करते हैं जो कानून से मावरा हैं, तो दूसरों से कैसे पूछते हैं कि आप कानून के मुताबिक चलें? तो सेनेटर साहब, अच्छा अब आते हैं ज़रा इस मामले के ऊपर, क्योंकि आपकी जमात क्या समझती है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि रॉ जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, उसमें रॉ मुलव्वस है। और मैं वेलकम भी करना चाहूँगी सेनेटर साहब ताहिर खान साहब, जो सीनियर तज्जिया निगार हैं और दहशतगर्दी के हवाले से लिखते भी हैं और बहुत कुछ तज्जिया भी इनका होता है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच सेनेटर साहब। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रॉ के ऊपर ज़रूर कहा जाता है कि रॉ इसमें मुलव्वस है, लेकिन और वो ये सब कुछ मिलकर कर रहा है,
क्या जिस अप्रोच से इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि वो काफ़ी है टू डील विद दिस प्लॉट ऑफ रॉ ऑल्सो, और ये जो कुछ BLA कर रही है? जी कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझसे पूछ जी 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 बिल्कुल। हाँ देखिए, बात ये है कि आप ये हम कितने महीनों से तो कम से कम डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये जो ना मामला ख़राब हो रहे हैं बिल्कुल हुकूमत ने। और ये नहीं कि हम सिर्फ ज़ुबानी कह रहे हैं, और ये नहीं कि हम जो है ना वो आपके मीडिया पे कह रहे हैं, बल्कि पार्लियामान के अंदर कह रहे हैं, और फिर बाकायदा इंस्ट्रूमेंट हम लाए हैं, टूल्स लाए हैं, मगर उसको कोई अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि बलूचिस्तान के मामले पे, खैबर पख्तूनख्वा के मामले को सुन सके। तो अब जो वो इरशाद फरमाएंगे, जिनको पता नहीं है, जिनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इस मामले को सुन सकते, अब वो जो इरशाद फरमाएंगे वो जाहिर है वो चूँकि वो ताकतवर हल्के हैं वो दुरुस्त होगा। हम जो कुछ कहते रहेंगे हम कमज़ोर हल्के हैं, हमारी बात गलत होगी। तो इस बात को दुरुस्त या गलत साबित करने से पहले आप ये देखिए कि ये वजह क्यों पैदा हुई है। आप उस वजह को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं या नहीं है? आपने कभी बलूचिस्तान में आज तक फेयर और फ्री इलेक्शन करवाए हैं? लोगों का मैंडेट उनके हवाले किया है आज तक? मैं सिर्फ 24 वाले में तो फिर और चीज़ें भी इन्वॉल्व हो गई ना, ये तो फिर काबिल फ़रोख्त हो गया। फिर उसके बाद जो है ना इस पर सेल परचेज शुरू हो गई। इससे पहले भी कभी आपने अवामी नुमाइंदों को कभी लाए हैं या अपने लोगों को लाए हैं? अपने लोगों को मुसल्लत करिए, फिर इस तरह के हालात तो आपको देखने पड़ेंगे, फेस करिए। अभी इसको साथ हम फेस कर रहे हैं आपके साथ, आपकी हरकतों को। तो ये कहते हैं लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ताहिर साहब, आपको भी शरीकी गुफ्तगू करना चाहूँगी। बताइए, बलूचिस्तान के हवाले से न सिर्फ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और उनकी जमात ये कहती है, बल्कि कई कॉम्परस जमातें भी ये कहती हैं कि लोगों की, आपने अवाम की हुकूमतें वहाँ नहीं दी, जिसकी वजह से ये मामलात इतने ख़राब हुए। लेकिन अभी तो हमें बड़े कैटेगोरिकली सरफराज मुफ्ती साहब नज़र आ रहे हैं कि देखिए, इन चीज़ों को ना रिलेट किया जाए कि महरूमियाँ हैं, और ना कहा जाए कि हालात वहाँ पर अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से ये सोरिश हो रही है, बल्कि ये प्योर दहशतगर्दी है और इसको इसी स्कोप से देखना होगा। और यही नजर आ रहा है कि अप्रोच सिर्फ सिक्योरिटी सेंट्रिक है इस वक्त। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। कामरान मुर्तज़ा साहब, सियासी रहनुमाओं के बयानात का हम बिल्कुल एहतराम करते हैं और उसमें दलाइल भी होती है और दुरुस्त भी होते हैं। तो लेकिन मसला अब यह है कि इस तरह के बयानात के बाद हुकूमत का और रियासती इदारों का, फैसला साज इदारों का, उनका क्या रद्द अमल है? क्या सारे गलत कह रहे हैं? क्या डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी गलत कह रहे हैं? क्या मौलाना हिदायतुर रहमान भी गलत कह रहे हैं? क्या अख्तर मैंगल साहब भी गलत कह रहे हैं? मसला ये है, हक़ाइक़ को, यही तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम ना तो हक़ाइक़ को देखते हैं, ना उनको अहमियत देते हैं, और यही वजह है कि ख़राबियाँ बढ़ रही है, सिक्योरिटी मसाइल बढ़ रहे हैं। तो मैं हर वक्त सुनता हूँ, अगर मैं कभी क्विटा भी गया हूँ या यहाँ इस्लामाबाद में हम बलूचिस्तान के लोगों को सुनते हैं, तो सब लोग एक बात करते हैं, उसमें तो सब मुत्तफ़िक है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है। तो अगर सब ये कहते हैं तो आपने सियासी लोगों को कितना मौका दिया है? अख्तर मैंगल साहब ने ये जो ट्रेन का वाक़या उसके बाद क्या कहा कि जब हम कहा करते थे तो उस वक्त हमारी बात लोग नहीं सुना करते थे, तो अब आपके हाथ से मामलात निकल रहे हैं या निकल गए हैं। तो लिहाजा अब भी वक्त है, क्योंकि चैलेंजेस आपके लिए बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे रियासती इदारे, हमारी हुकूमत वो इस काबिल नहीं है कि वो उन मामलात को यानी डील करे, लेकिन मसले तो पेचीदा है ना कि एक हमला हुआ, आज दूसरा हमला हुआ। अब जब मुझे पता भी है कि आपके सड़कें महफूज नहीं है, आपके ट्रैक्स महफूज नहीं है, तो मसाइल तो पैदा हो रहे हैं। जब आपका दुश्मन, आप पे वार करने वाला, वो मजबूत हो गया है, तो आप कहाँ पे खड़े हैं? तो अगर आपके पास सियासी, और ये इसमें तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि असर की आदत जो है, अब आप देखें ना, निगरान हुकूमत में वजीर दाखिला थे, सही, उनको यहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया, बलूचिस्तान गए, पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। आप देखें ना कि गुज़िश्ता हुकूमत किसकी थी, किस तरह थी, सूबाई हुकूमत अब किस तरह है। ये बिल्कुल दुरुस्त तासुर है कि लोगों को लाना, फिर वहाँ पर बिठाना, फिर उसके लिए एक सिस्टम बनाना। मेरे ख्याल में ये तो अब तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए ना। पाकिस्तान की तारीख में ये होता रहा है और सब ने किया है, ये नहीं कि जनाब उसने किया है और इसने नहीं किया। लेकिन एक तो आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं ना इस चीज़ों को, और हकीकी लोगों को मौका दो।
जिसको वो पसंद करें, जिसको वो लाते हैं, ख्वाह वो कौम परस्त हो, ख्वाह वो इस्लामी पार्टियां हो, ख्वाह वो पॉलिटिकल पार्टीज हो। असल ये नहीं कि बस आज उनको, अब मैंने परसों एक मिसाल दी, आखिरी बार, मैं तमाम मेरी सहाफत ऐसी है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर के बारे में बिल्कुल कभी कोई बात नहीं करता, लेकिन लोग तो सवाल करेंगे ना कि क्या बलूचिस्तान में ऐसा कोई नहीं था कि आप खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह को आप लाए हैं और आपने वहां सेनेटर बनाए हैं। लोग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, दूसरे सूबे में जाते हैं लोग, माजी में मिसालें, अब भी मिसालें हैं। लेकिन क्या बलूचिस्तान में कोई नहीं था कि वहां से पीपल्स पार्टी किसी को, एक आम कारकुन को, एक आम आदमी को वो ला करके सेनेट में बिठाते, बिल्कुल आप दुरुस्त आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपको याद होगा कि जो केयर टेकर सेटअप के अंदर भी बने थे चीफ मिनिस्टर, इससे पहले भी जो थे, जाम कमाल साहब के बाद जो बिजेंजो साहब आए थे, जिनको सब ढूंढा करते थे, फ्लड्स आ गए थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर कहीं नजर नहीं आते थे। तो ये तो बदकिस्मती बलूचिस्तान सूबे की रही है। हैविंग सेड दैट, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, ऑपरेशन, लेकिन इस वक्त एक ऑपरेशन तो होगा और दैट वो हल नज़र अगर चले, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ना सही, लेकिन शॉर्ट टर्म आपने रिएक्ट तो करना है। आप ये तो नहीं कर सकते कि BLA के हाथ में सब कुछ दे दें। ठीक है, वो नाराज़ होंगे, उनसे आप चाहते हैं कि इंगेजमेंट होनी चाहिए और हर एक से इंगेजमेंट होनी चाहिए टू फाइंड आउट व्हाट द रीज़न इज़ एंड हाउ टू रिजॉल्व दिस, लेकिन एक्शन तो होगा। आप एक्शन लेके देख लीजिए, उसके बाद जो है ना, आपने पहले कितने एक्शन लिए वो भी देख लिया आपने, तो उसके नतीजे में अगर मामला सेटल हो गए हैं तो फिर आप नया एक्शन भी ले लें। बेशक उसमें आप देख लें, आपके माजी के तजर्बात हैं, माजी में भी यही बयानात होते थे, आप लोगों को पहाड़ों में घुस के मारते थे, आप सब कुछ लोगों के साथ यही कुछ करते थे, तो उसका नतीजा क्या निकला है? नतीजे में अगर मामला दुरुस्त हो गए हैं फिर तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, और मामला अगर पहले से भी ख़राब हो गए हैं तो फिर आप अपनी अदाओं पे ख़ुद गौर करें, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर मसाइल का हल यही है कि आप लोगों को मारें, लोगों को कत्ल करें जवाब में, तो फिर करके देख लीजिए। फिर उसके बाद जो है ना, साल 2 साल बाद अल्लाह ने अगर हमें ज़िंदगी दी, अगर हम कहीं खड़े हुए, तो फिर देखेंगे कि फिर वो उससे मसाइल हल हुए हैं या नहीं हुए। फिर उस वक्त फिर इस बातों को फिर डिबेट कर लेंगे। लेकिन सेनेटर साहब, लेकिन जो दहशत गर्दी है, जैसे जो जाफर एक्सप्रेस सानेहा हुआ, जो आज FC के ऊपर हमला हुआ, दहशत गर्दी या किसी इंसान की जान लेना ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, मगर एट दी सेम टाइम आप दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं इसको भी तो सोच लीजिए ना, उसकी वजह ज़रा सोचिए वो क्या है। ये इसको तो सारे डिबेट कर रहे हैं कि ये दहशत गर्दी है, मगर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर जो है ना, वो अगर इसमें जॉइंट सिटिंग बुलवाई तो जॉइंट सिटिंग में हम बात करेंगे। अब इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि नौजवान जो है वो ये चाहने लग गए हैं कि बजाय जो है उनको कोई उठा के इस तरह से ले जाए, वो जाके दूसरी तरफ ज्वाइन कर लें। तो ये जब ये माइंडसेट इस तरह से बन जाएगा, इस मामले को किस तरह से संभालेंगे? 65-70% आपका नौजवान है और 65-70% आबादी अगर ये सोचने लग जाए, उनका माइंडसेट ये बन जाए, तो फिर आप किस तरह से जो है ना उस सूबे को जो है वो उसमें ऑपरेशन के ज़रिए किसी कोई कामयाबी हासिल कर पाएंगे? असल मामला को एड्रेस करिए, असल जो इश्यूज़ हैं उनको देखिए, उनका हल क्या है। नहीं करेंगे तो फिर इस तरह से मामला हल नहीं होगा। सॉरी टू से दिस, ये मामला आप गलत तौर पे डील कर रहे हैं, गलत तौर पे आप आगे ले जा रहे हैं। तो ये जो मौलाना साहब ने कहा है कि रियासत ख़तरे में है और ईद के बाद जो है वो तहरीक के हवाले से सोचा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि मसाजिद हों, मदारिस हों, उलमा हों, इन पर आजकल हमलों में बड़ी तेज़ी आ गई है। जी कामरान साहब। बिल्कुल, ये इस वक्त जो है, ये आपने ये भी देखा होगा कि जब हम ये कहते हैं कि रियासत ख़तरे में है, तो हमारे लोगों को ज़्यादा ख़तरे में जो है ना वो डाला जा रहा है। आप ज़रा सोचिए कि गुज़श्ता हफ्ते 10 दिन में हमारे कितने लोग शहीद कर दिए गए हैं। इवन अभी भी जो है ना वो हमारे एक हाफिज़ नसीर अहमद साहब पे हमला हुआ है, उनके साथ 2 वर्कर और ज़ख्मी हैं, और वो बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ, बल्कि वो उन इलाकों में हुआ है जो आपके ख्याल में जो है ना पुरअमन है। तो जब ये इसमें JGI को यहाँ पे टारगेट करना शुरू कर दिया है, इस वजह से कि हम आपके साथ सच बातें शेयर कर रहे हैं, इसलिए जो है ना हम निशाना बनने शुरू हो गए।
ताहिर खान साहब, आप देख रहे हैं कि ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हुए और इसी तरह बलूचिस्तान में भी। लेकिन अब ये एक बहुत जो लम्हा फ़िक्रिया है जो कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कह रहे हैं कि आपके 60 से 70% नौजवान हों और वो दूसरी साइड पे जाने के लिए तैयार हों, तो आप के लिए ये बहुत मुश्किल बन जाएगी बात। इनको रोकने का तो एक वाहिद तरीका है कि लोगों को ये एहसास हो, नौजवानों को, कि उनकी रियासत, उनका मुल्क उनका मुहाफिज है, उनका वो बेरोज़गार नहीं है, उन्होंने तालीम हासिल की है। और बलूचिस्तान में जितने भी हमले हुए हैं, खुदकुश हमले का फैक्टर बलूचिस्तान में पहले नहीं था, ये इंस्पायर हो गए दीगर ग्रुप से। और जितने भी हमले हुए हैं, ख़वातीन भी, ये बलूचिस्तान में ख़वातीन ने, लड़कियों ने, और वो उसके आप जब बैकग्राउंड बाद में पता चलता है तो कोई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, कोई कराची में पढ़ी है, कोई बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। यही तो चैलेंज है ना कि नौजवान बजाय के तालीम के बाद वो जाएं, उनको कोई रोज़गार मिले। लेकिन आया जिनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने कभी इसकी फ़िक्र की है कि ये जो लोग बंदूक उठा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, किसी ने संजीदा, मैं कह रहा हूँ, एक तो हर वक्त जो ताकत का इस्तेमाल और बंदूक का, और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और ये तो मसाइल का हल नहीं है। आप ताकत का इस्तेमाल ज़रूर करें जब आपके खिलाफ कोई लड़ता है, लेकिन वो तो अगर आप जाकर के उसको कहें, उसको बिठाएं कि मसला क्या है आपका, आओ बैठकर बात करते हैं। आप सूबाई असम्बली में वहाँ पर बलूचिस्तान में जब जिक्र होता है, कल मैं सुन रहा था मौलाना हिदायतुर रहमान को, वो उसको भी गिले शिकवे है, वो ठीक है, वो जमात इस्लामी के उस नाम से नहीं जीता, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड तो है। तो उनकी आप बात सुने, वो भी वही बात कर रहे हैं कि जो पहाड़ों वाले लोग तकरीबन करते, उसी से सेम टू सेम। उन्होंने जो गवादर में एहतजाज किया था, इसलिए किया था, और गवादर में जब उन्होंने एहतजाज शुरू किया तो तमाम गवादर की खवातीन नहीं बैठी थी उसके साथ हफ्तों तक। गवादर में पहले की खातून निकली है, और ये तो तारीख बलूचिस्तान में अब खवातीन सारे आपकी सड़कों पर बैठी है। तो कोई सोच नहीं आ रही, कोई तब्दीली नहीं आ रही। और मुज़ाकरात का ऑप्शन आप बिल्कुल ख़त्म ना करें। आपको याद होगा जब जनवरी के पहले हफ्ते में आर्मी चीफ मिला था पेशावर में तमाम सियासी लीडर से, तमाम का मौक़िफ़ था, सबका मौक़िफ़ था कि आप अफगानिस्तान से बात करें। उस वक्त चूँकि अफगानिस्तान वाला खैबर पख्तूनख्वा का इशू था, उस वक्त बात हो रही थी। तो लिहाजा पॉलिटिकल लीडरशिप आप बुलाए ना, आप शेरपौर साहब वहाँ थे, मौजूद थे, प्रोफेसर इब्राहिम वहाँ मौजूद थे, एमल वली वहाँ मौजूद थे, इनको बुलाए, उनसे पूछे कि वहाँ पर तमाम की राय क्या थी। तो लिहाजा मुज़ाकरात के ऑफिस, लेकिन मुज़ाकरात वो लोग करें जिनकी बात लोग, जिन पे लोग ट्रस्ट करें, जिन पे ट्रस्ट करें, जिनमें बात करने की सलाहियत हो। यह ना हो कि जनाब वो कठपुतलियां आप उसको मुंतखब करें कि आप जाकर बात करें। वो कमजोर लोग होते हैं, वो किसी को देखते हैं। लोग वो होते हैं जिनके पास दलाइल हो, जिनकी बात लोग सुनते हो, जिनकी बात पे लोग मुतमईन हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मसाइल ऐसे भी नहीं है कि ना हल हो, लेकिन आप हल करने की संजीदा कोशिश तो करें ना। आप क्या, और आपकी बातों से जो कुछ आप हमें तारीख में भी लेकर जा रहे थे, उससे याद आया मुझे ताहिर साहब के, सेनेटर साहब, कि कुछ भी होता है बलूचिस्तान में, हमने देखा है कि सबसे पहले उसका ब्लैकआउट किया जाता है आम पब्लिक से, और शायद ये करने से सोच ये है कि मसला हल हो जाएगा, बल्कि मसला और गंभीर होता है। गवादर का जब आपने जिक्र किया कि किस तरह हफ्तों पे मुहित वो एहतजाज हो रहे थे, उसकी बहुत ही कम कवरेज थी जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमें नजर आ रही थी। सेनेटर साहब जी, ये सेनेटर साहब से माफ कीजिएगा, ये सोशल मीडिया पे जब मामला आया तो फिर बाद में मीडिया को थोड़ा एहसास हुआ कि अब इसको करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप जरा अपनी मीडिया की, आपकी टीवी चैनल को, या जो बड़े बड़े टीवी चैनल है, आप जरा इनके देखें ना कि इनको कितने लोग देखते हैं आप। इसीलिए जब आप हकायक छुपाएंगे, जब आप व्हाट्सएप पे मीडिया चलाएंगे, जब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर मतलब है कि मीडिया ने भी अपनी वो जो है ना वो क्रेडिबिलिटी वो लूज कर दी है। हकायक हो तो बयान करें लोगों को, और उस पे उसको वो कर दें। आप जाकर के जो पाबंदियां लगाई हैं, आप उनसे बैठे, उनसे बात करें कि भाई ये खत्म हो रहा है, फिर आजाद नहीं, फिर वही होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक प्रोपेगेंडा चलते हैं उससे फिर और ज्यादा मामलात खराब होते हैं। आखिर में सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, बंद किया हुआ है, फरवरी से सोशल मीडिया भी बंद है। तो कामरान मुर्तजा साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का भी नाम लिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, कि इट इज टाइम दैट ही शुड आल्सो प्ले हिज रोल। क्या आप लोगों की डिमांड है इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो? इसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी इसका मुमकिन है, इसमें जॉइंट सिटिंग भी मुमकिन है, मगर जो फैसले हों उसमें मुदाखलत ना हो, ना इस्टेब्लिशमेंट की और ना बाकी ताकतवर हलकों की, बल्कि लोगों को इस पे बात करने दी जाए और उस पर अमल दरामद हो।
और अगर इसी तरह से जो है ना वो मिट्टी झाड़नी है तो फिर मामला हल नहीं होगा। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि इस मामले को हल करने के लिए किसी नतीजे पे पहुंचा जाए, और इसका ताल्लुक जो है वो अल्टीमेटली जो है वो वोट के हक से भी निकलेगा। ये वोट का हक भी जो है वो पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली बलूचिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसलिए जो है इसको भी ज़रा जहन में रख के बात की जाए। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, ये तो बिल्कुल टोटली आप मैं कहूँगी ऑपोजिट डायरेक्शन में है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बलूचिस्तान की अप्रोच के। वो कहते हैं इसको प्लीज़ ना जोड़ें आप किसी हक से, किसी राइट से, और वो मिसाल देते हैं कि क्या कराची शहर जो है इज़ द सेम एज पंजाब के किसी शहर का उन्होंने नाम लिया और इस तरह। तो ये बात करने वो नहीं मानते इस चीज़ को, इस महरूमी को। वो माने या ना माने वो हमारे लिए मोहतरम है, मगर वो उनका विजन है, हमारा अपना विजन है। अगर आप इस बात को अटेंड नहीं करेंगे तो फिर उसी तरह की इंसर्जेंसी आप साल 2 साल के बाद देखेंगे। आप मुमकिन है कि आज लोगों को दबाने में कामयाब हो जाए, मगर ये बात फिर रिपीट होगी, इस बात को नोट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा आपका, ताहिर खान साहब आपका, फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। रवां हफ्ते भी और आज के दिन भी हम देख रहे हैं कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नहरें निकाले जाने पर जो नया निज़ाम निकाला जा रहा है उस पर एहतजाज हो रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं। जबकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त सब मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, खुसूसन सिंध की जो कौम परस्त जमातें हैं वो ये कहती हैं कि इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में उमर अयूब ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया है। अब ये जो मामलात हैं कि क्या ये किसी सूरत थमने का नाम लेंगे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नए निज़ाम को बनने से रोक सकती भी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जामी चांडिया साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जामी चांडिया साहब, पहले तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि क्या कौम परस्त जमातें सिर्फ इस मसले को आपको लगता है अपनी सियासत के लिए कैश कर रही हैं, या वाक़यतन ये एक बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि ये जो नई नहरों की बात की जा रही है दरियाए सिंध से निकालने की, उससे सिंध का पानी जो है वो बहुत मुतासर होगा। नादिया, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत ही हसास मौजू पर अपने प्रोग्राम में इसको शामिल किया है। और देखिए, मैं इसका थोड़ा पस मंज़र दूँ आपको कि कौम परस्त जमातें सिर्फ नहीं हैं, कौम परस्त जमातों के साथ साथ सिंध के तमाम जो शुबा ज़िंदगी है उसमें सिंध के दानिश्वर हों, सिंध के लिखने वाले हों, सिंध का मीडिया हो, सिंध की सिविल सोसाइटी हो, नौजवान हो, मतलब तमाम सियासी जमातें, समाजी फोरम, मजमूई तौर पर सिंध के अवाम, उसके आबादगार, उसके नौजवान, उसके आम आदमी। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंध के कौम परस्त कर रहे हैं। ये एक मजमूई तौर पर मुतफ़िका एक मज़ाहमती तहरीक भी है, एक आवाज़ भी है। इसलिए अब जो आपने बात की, मैं पहले उसका फौरी जवाब दूं, फिर मैं थोड़ा पस मंज़र दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो तनकीद की जा रही है, ज़ाहिर है वो बिला जवाज़ नहीं है। उसकी 2 बड़ी वजूहात है। सबसे पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़बानी तौर पर तो इसकी मुखालफत कर रही है जी, लेकिन वो उसी हुकूमत के साथ हुकूमत में शामिल है। आप जानती हैं कि इसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PPP के मायदे के नतीजे में जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठे हुए हैं, और वफाकी सतह पर आप देखें कि सूबों के दरमियान भी अंदर भी उनकी मुख्तलिफ जो है मायदे के तहत गवर्नर बैठे हुए हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो एक जमात जो सूबा सिंध के अंदर हुकूमत रखती है और वो वफाकी पूरे हुकूमत के निज़ाम का मुकम्मल तौर पे एक्टिव हिस्सा है। बिल्कुल। और अगर वो सिर्फ मुखालफत करेंगे और सिर्फ मुतालबात करेंगे तो जाहिर है कि लोग क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि आप फिर क्यों बैठे हैं उस हुकूमत में जहां आपकी सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद कर रहे हैं कि जरदारी साहब की मुखालफत नाकाफ़ी है और सिंध हुकूमत की मुखालफत नाकाफ़ी है। असल बात यह है कि आप इस बात को
यकीनी बनाएं कि ये कैनाल नहीं बनेंगे और सिंध के साथ जाती नहीं होगी। अच्छा जावेद चांडिया साहब, एक चीज बताइए ना, आपने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि विफाक में हुकूमत का हिस्सा है, लिहाजा बात सिर्फ मुतालबात से नहीं बनेगी बल्कि इस बात को यकीनी बनाना होगा। लेकिन जिस वक्त ये पूरा प्रोजेक्ट था, इसके लिए ये कहा जा रहा था कि देखिए जो फ्लड वाटर होगा उसको डाइवर्ट किया जाएगा इन कनाल्स के जरिए टू चोलिस्तान, जो बंजर जमीन है उसे जरखेज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सैलाबी सूरत हाल में, आम दिनों में थोड़ी। ओके, अब मुझे नादिया देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि आपको पता होगा कि ये जो ग्रेटर चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा है जी, इसके यानी रेगिस्तान और सहरा की 60 लाख एकड़ जमीन आबाद करने का मंसूबा है। अब सूबा सिंध इस वक्त जो पूरा जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, ज़राअत के एतबार से भी, आबादी के एतबार से भी, पूरे सूबा सिंध की जो जमीन इस वक्त काश्त हो रही है वो 72 लाख हो रही है दोनों मौसमों में। तो एक पूरे पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे की जमीन काश्त हो रही है 72 लाख और 60 लाख एकड़ आपको, और आप जो है वो फ्लड के पानी से आबाद करेंगे 60 लाख, वो भी रेगिस्तान के। दूसरी बात देखिए, ये जो ग्रेटर चोलिस्तान कैनाल की तरफ जो पानी लाने की बात की जा रही है, कह रहे हैं कि हम सतलज से पानी लेंगे। भाई सतलज का दरिया तो आप बेच चुके हैं 1960 में, रावी, सतलज और ब्यास आप हिंदुस्तान को बेच चुके अयूब खान के दौर में 1960 में, और उस जमाने में था 1 यूनिट, हम थे ही नहीं, सुबह से था ही नहीं। तो इसलिए एक वो दरिया जो डेड रिवर है पाकिस्तान के अंदर, जब कभी 10, 12, 15 सालों के बाद कोई सैलाब आता है तब हिंदुस्तान पानी छोड़ता है इस सतलज के अंदर। होगा क्या कि खदशा यही है कि ये तौसा पजनत के जरिए ही पानी आएगा सतलज के अंदर दरिया सिंध से। और नादिया, मैं आपको इसकी एक और मिसाल दे दूं कि जब सिंध ये कह रहा है कि ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है, तो इसका मैं थोड़ा सा पस मंजर दे दूं आपको। देखिए, अंग्रेज के दौर से 1859 से पंजाब के अंदर आबपाशी के मंसूबे बनना शुरू हो गए, सही, और सिंध ने उस जमाने में भी एतराज किए, और हालांकि सूबा सिंध तो बहाल हुआ 1936 में, लेकिन 1859 से उस जमाने से शिकायत गई, कमीशन बने, तफसील मैं आपको दे सकता हूँ लेकिन वक्त कम है। पाकिस्तान बनने के बाद भी वो मंसूबे जारी रहे। सूबा सिंध के अंदर जो पहला मंसूबा अंग्रेज दौर में बना वो तो 1923 में बना, सखर बैराज का, और पंजाब के अंदर जो अपर रायपेरियन है उसके अंदर वो मंसूबे नाजायज बनते गए। आप जानती हैं कि एक बैनुल अक़वामी उसूल है कि मुश्तरका पानी से लोअर रायपेरियन की कानूनी मर्जी के बगैर आप अपर रायपेरियन, अपर लेवल पर कोई कैनाल, बैराज और डैम नहीं बना सकते, क्योंकि लोअर रायपेरियन वल्नरेबल होता है। अब मैं आपको एक और मिसाल दे रहा हूं कि सिंध क्यों इस पे बहुत ज्यादा हसास है। आप देखें कि मैं आप सिर्फ 2 मिसालें दे रहा हूँ। 1960 में जब सिंध पास मायदा हुआ अयूब खान के दौर में, और ये दौर था 1 यूनिट का, तो उस जमाने में आप फिगर्स उठा के ले लें, सरकारी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कि उस जमाने में जो पंजाब की जमीन काश्त हो रही थी वो थी 1.25 करोड़ एकड़, ठीक है, और सूबा सिंध की जमीन जो काश्त हो रही थी वो 1 करोड़ 30-34 लाख एकड़ आबाद हो रही थी। और अब तो 65 सालों में क्या हुआ है कि इन मुसलसल मंसूबों के जो पंजाब में कैनाल बन रहे हैं, नतीजा ये है कि आज पंजाब की जो जमीन काश्त हो रही है वो 4.25 करोड़ है, और सूबा सिंध की जमीन जो काश्त हो रही है वो 72 लाख तक पहुंच चुकी है, क्योंकि पानी नहीं है, पानी नहीं है। और एक और मिसाल मैं आपको दूं, जो आपने कहा, इन्होंने कहा कि ये हम फ्लड कैनाल से बनाएंगे। आपको पता होगा कि 1974 में भुट्टो साहब के जमाने में ही तौसा पजनंद और चश्मा जहलम 2 लिंक कैनाल बने, और ये कहा गया कि ये फ्लड कैनाल होंगे जी। लेकिन ये रिकॉर्ड उठा के देख लें, ये रिकॉर्ड देख लें कि 1974 से आज तक दोनों कैनाल पेरिनियल बह रहे हैं, मुस्तकिल बह रहे हैं, और किसी की मजाल नहीं है कि वो उनको रोक सके। मैं आपको एक और मिसाल दूं कि सिंध के साथ जो हुआ है, 1991 का मायदा हुआ, जो उस जमाने में भी हमारे लिए काबिल एतराज था, लेकिन चले एक मिनिमम कंप्रोमाइज था। 1991 के एकॉर्ड के तहत जो मिनिमम पानी जाना था डाउन स्ट्रीम कोटली समंदर में, वो नहीं पानी जाता, और नतीजा ये है कि हमारे ठट्टा और बदीन की जो
जो जमीनें हैं वो 13 लाख एकड़ जमीन समंदर निगल चुका है और तकरीबन 13 लाख एकड़ वो खराब कर चुका है। एग्जैक्टली वो पूरी सॉल्ट है। अगर उस बेल्ट पे जाके देखा जाए तो पूरी जमीनों के ऊपर आपको पूरा सॉल्ट नजर आता है। सवाल ये है कि जिस तरह सिंध के अंदर ये सारी सूरत हाल है कि हम 1960 में जमीन काश्त कर रहे थे 1 करोड़ 34 लाख और आज काश्त कर रहे हैं 72 लाख। सही। और अगर आप इस तरह कैनाल बनाते गए तो फिर अगले 30-40 साल में तो सिंध एक रेगिस्तान होगा। अच्छा, बिकॉज आई हैव वेरी लिटिल टाइम और चांजी साहब हम इसके ऊपर बड़े तफसील से बहस जरूर करेंगे, लेकिन मैं चाहती थी कि आपकी इनपुट इस पे जरूर आए। जस्ट लेट मी नो कि आप समझते हैं कि ये जो एक मुत्तफ़िका तहरीक चलाई जा रही है इस वक्त सिंध में, जिसमें आपने जिक्र किया कि तमाम शोबाहाए ज़िंदगी से लोग मौजूद हैं, इसको किस हद तक लेकर जाएंगे? बिकॉज अभी तक मुश्तरका मफादात काउंसिल में इस पर कोई बहस नहीं हुई है और लगता यही है कि ये प्रोजेक्ट बनेगा। देखिए नादिया, जहां तक सूबा सिंध के लोगों का ताल्लुक है वो तो किसी भी हद तक जाएंगे, पुरअमन जमहूरी अंदाज से इस तहरीक को चला के आगे जाएंगे। ये खामोश वाली तहरीक नहीं है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। ये जिंदगी और मौत का मसला है सिंध के लिए। और मैं ये आखिर में ये भी कहूंगा कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि देखिए, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, आपके इख्तलाफात और मुतालबात से सिंध को सरोकार नहीं है। आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके पास सिंध असेंबली में मेजॉरिटी है, आपके पास सेनेट में मेजॉरिटी है, आपके पास बलूचिस्तान में हुकूमत है, आपके पास गवर्नर है पंजाब का, आपके पास केपीके में गवर्नर बैठा हुआ है। आप इस पूरी हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर आप भी मुतालबात करते फिरेंगे तो फिर ये तो नाटक है। इसलिए सिंध के लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये चाहिए कि वो इस मंसूबे को रद्द कराएं। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं आपको मिसाल दूं, 91 के ज़माने में भी नवाज शरीफ साहब ने कालाबाग डैम का ऐलान किया था, लेकिन सूबा सिंध के लोगों की तहरीक का नतीजा था कि उनको पीछे हटना पड़ा था। तो हम ये कह रहे हैं कि आज भी वो अकल के नाखून ले उनकी जमात, और इस मुल्क को जो पहले से ही एक फ्रेजाइल सोसाइटी है जहां वफाकियत नाम की कोई चीज़ है नहीं, अगर आप मावराए आइन मावराए कानून इस तरह से मंसूबे बनाएंगे और एक सूबे को नजरअंदाज करेंगे तो ये पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत वफाकियत का माहौल बचा है इसकी धज्जियां बिखर जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जामी चांडिया साहब प्रोग्राम में लेने के लिए। यहां पर हम एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। गो के होलसेल में कहा गया था कि थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन क्या मामला चीनी के हवाले से और इसकी प्राइसिंग के हवाले से जूं के तू हैं? इस पर बात करते हैं साबिक रुकने कौमी असेंबली महमूद मौलवी साहब से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। महमूद मौलवी साहब, अभी कुछ रोज कबल आपकी स्टेटमेंट्स भी इस हवाले से आ रही थी कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि चीनी जखीरा अंदोजों ने जखीरा की हुई है, जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस आ रहा है। ज़रा बताइएगा कि अब 10 रुपये कहा गया था कि होलसेल में कमी लाई जा रही है, ये मामला है क्या? क्यों कीमत बढ़ती है? फिर इसके लिए कोशिश की जाती है कि किसी तरह कम कर दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो बदकिस्मती है ना कि जब भी रमज़ान आता है तो हमारे ताजिर जो है ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जी आवाम को लूटा जाए और चीज़ें महंगी की जाए पाकिस्तान में बनिस्बत दूसरे ममालिक के। तो चीनी भी उसी का एक हिस्सा है। देखें, 25 रुपये चीनी 30 रुपये किलो अगर बढ़ गई तो आप ये देखें जिसके पास 1000 टन का डीओ डिलीवरी ऑर्डर था उसके खाते में 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए आ गए। तो ये पहले से डीओज लेके रखते हैं और डिलीवरी ऑर्डर्स के ऊपर ये ट्रेड होता है ओपनली, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज का होता है डिलीवरी ऑर्डर, क्योंकि ये ब्लैंक होते हैं। ठीक है ना, बेरर कहें या ब्लैंक कहें, ठीक है ना, वो बेरर बॉन्ड की तरह है, वो ट्रेड हो जाते हैं और वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं। इसमें मिल मालिकान भी मुलव्वस हैं, इसमें ब्रोकर्स भी मुलव्वस हैं, इसमें ट्रेडर्स भी मुलव्वस हैं। देखिए, चीनी आज भी काफ़ी मिकदार में मौजूद है। अगर हुकूमत चाहे तो एक प्रॉपर ऑडिट मिलों का कर ले, अगर उनको वाकई में चीनी कम करना है। क्योंकि चीनी देखें, ये जो सब बड़े लोगों के खेल हैं, और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, गलत लफ्ज़, मगर ये कहूँगा सरमाएदारों के हाथ में है। तो इसलिए वो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट ले सकते हैं तो वो लेते ही रहते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि अगर किसी के पास 10,000 टन मिल में पड़ा हुआ होगा
तो आप ये देखें ना, वो 25 करोड़ रुपए कमा रहा है, सही। अगर किसी के पास 20,000 है तो 50 करोड़ रुपया वो कमा लेता है, तो उसको हाथ लगाना भी मुश्किल होता है। देखिए ना, इन्वेंट्री कुछ और है, डिलीवरी ऑर्डर्स कुछ और हैं। अगर आप मिल में जाएंगे तो देखेंगे कि जी इन्वेंट्री डिलीवरी ऑर्डर इशू हो चुके हैं, मगर इन्वेंट्री पड़े क्योंकि उसमें सब लोग मुलव्विस हैं। देखिए बदकिस्मती ये है ना कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। सर हुकूमत तो खुद चीनी के बिजनेस में है, हुकूमत में बैठने वाले कई लोग उन सब की मिले हैं, तो एवरीबॉडी इज पार्ट ऑफ द गेम। देखिए वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एंड यू सी द मनी इज अ ह्यूज मनी इन्वॉल्व। आप अंदाजा करें ना, 10,000 टन पे 25 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया, तो अगर 25-30 करोड़ रुपया एक महीने में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बना लेता है या ट्रेडर मिल, ऑब्वियसली एक आदमी नहीं है, इट इज अ गेम, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व, इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन। तो सब लोग मिलके, अगर आप अंदाजा करें 1 लाख टन पे कितना हो गया, 2.5-3 अरब रुपए का गेम हो गया। तो मैं आप ये देखें नहीं, तो महमूद मौलवी साहब, ये तो पूरी एक चेन है ना। तो अब तो हम सुन रहे हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि खाम चीनी जो है उसको इंपोर्ट किया जाएगा, और फिर ये इनको नहीं करना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो है कि खाम चीनी की इंपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, और चीनी जो है काफ़ी मिक़दार में हमारे मुल्क में है। और अगर ये फिर इंपोर्ट करेंगे, और देखें अगर इंपोर्ट करें तो मेरे ख्याल से एक चीज़ उनको ये देख लेना चाहिए कि जिस मिल वाले ने एक्सपोर्ट किया उससे बहुत नीचे इंपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर रॉ चीनी इंपोर्ट होगी तो जिस पैमाने पे एक्सपोर्ट हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर $200 पे एक्सपोर्ट हुआ है तो रॉ चीनी को तो 150 होना चाहिए। तो उनको उतना ही कोटा दिया जाए जिसने एक्सपोर्ट किया है, सबको खोलने की क्या जरूरत है अगर बिल फर्ज करना भी है। जी, तो अब ये देखते हैं, मैं तो कई सालों से ये देख रही हूँ महमूद मौलवी साहब के पैदावार हमारी वाफर मिकदार में हुई भी होती है, बड़ी बम्पर क्रॉप होती है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर कुछ हो यहाँ हो जाता है, फिर हम इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो लोग हैं ना पाकिस्तान के अवाम, उनको चीनी सस्ती नहीं मिलती, वो ही सफ़र करते हैं। देखिए, और आप ये देखें ना, मैं आपको आज बता दूं कि जैसे ही रमज़ान का एंड आ रहा होगा और फर्स्ट ईद के बाद चीनी 10 से 15 रुपए हो सकता है, 20 रुपए भी प्राइस नीचे आ जाए, उसकी वजह है माफिक मकदार में चीनी है। ये चीनी को जो है ना इन्होंने क्राइसिस क्रिएट करके ऊपर लेके गए हैं, और अब ये जैसे क्योंकि कंजम्पशन कम हो जाएगा तो ये चीनी के प्राइसेस 20-25 रुपए ड्रॉप भी हो जाएंगे। ओके महमूद मौलवी साहब, यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक इन फोकस हैं साबिक रुकने कौमी असेंबली महमूद मौलवी साहब। महमूद मौलवी साहब, आपकी मौजूदगी का मुझे फ़ायदा उठाना है। आपके साबका दोस्त हैं इमरान इस्माइल साहब, जो कि फॉर्मर गवर्नर सिंध थे, उनकी जानिब से बाकायदा एक्स प्लेटफॉर्म पर यह कहा गया कि उनके दोस्त महमूद मौलवी साहब इस वक्त पर्दे के पीछे जो इंगेजमेंट जिसका जिक्र तहरीक इंसाफ करती है उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग था उनकी जानिब से ये कहना। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे ताल्लुकात सबसे बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी अच्छे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे हैं, और मैं हमेशा ही सोचता हूं कि देखिए, और लोगों से भी कहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क का हिस्सा है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ देखें मिल के ही ये मुल्क को हम आगे ले जा सकेंगे। देखिए, हम इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ के इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सकेंगे, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। और देखें, जो लोग आज इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, आप मुझे बताएं कि 2018 में क्या ये इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से जो है नहीं आए हुकूमत में? ये इस्टेब्लिशमेंट की तारीफें नहीं करते थे जब तक हुकूमत उनकी थी। ये हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना, हुकूमत से उतरती है तो वो ब्लेम करना शुरू करती है एस्टेब्लिशमेंट। तो सर आप ये बताएं ना कि आप क्या इमरान खान साहब के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इस वक्त इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये बेसिकली मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरे ख्याल से बिल्कुल मैं कहूँगा कि बैकडोर चैनल्स जो है के ऊपर कोशिशें PTI वाले भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से चीज़ें हो भी रही हैं। उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली उनके जो है चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो कि इज ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद एस्टेब्लिशमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और बहुत से और लोग, देखिए कुछ लोग तो वो बोलते हैं ना बदनाम ज़माना होते हैं, वैसे एस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई के काफी लोग जो है ना ऑलरेडी बातें कर रहे हैं। महमूद मौलवी को तो लोग खामखा जिसको बोलते हैं स्केप गोट बना देते हैं। अच्छा। आप मुझे बताएं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इतने लोग पीटीआई के हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन कांटेक्ट है, तो ये मुझे क्यों मेरे ख्याल से इन्वॉल्व कर रहे हैं, मेरा तो कहना ही है। अच्छा, लेकिन जो आपने कहा ना कि ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, आजकल तो खुद तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर फवाद चौधरी साहब बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है इस वक्त तहरीक इंसाफ की। देखिए, आई थिंक फवाद चौधरी साहब इज 100% राइट टू अ मेजर एक्सटेंट। देखिए आज जो है, बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, जो इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर है, उनका इंटरेस्ट नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो नुकसान किसको होता है, बेनिफिशरी कौन है और नुकसान किसको हो रहा है। देखिए नुकसान उन्हीं को है जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर नजर आ रहे हैं ना। फिर आप देख लेंगे, या आप मेरी बात नोट कर लें, जैसे ही वो बाहर आएंगे, जब भी वो आए, तो ये जितने फ्रंट लाइन रनर्स हैं ये जो है बैक सीट पे चले जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, ये बैक सीट पे चले जाएंगे। तो क्योंकि आपने ये कहा कि आपकी सबसे दोस्तियां हैं इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट, आपको क्या लगता है महमूद मौलवी साहब, इमरान खान साहब के मामलात जल्द ठीक होने को हैं या भी और बहुत वक्त दरकार होगा? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से वक्त दरकार होगा। असल में आप ये भी देखें ना कि पहले ये इंतजार कर रहे थे कि जी पीटीआई के लोग, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, पीटीआई के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जी ट्रम्प गवर्नमेंट आएगी और मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट देगी और फौरन होगा। तो वो ट्रम्प गवर्नमेंट वाला जो उनका कार्ड था वो भी ड्रॉप आउट हो गया ना। आप ये देखें ना, वो भी तो ड्रॉप आउट हो गया। जो एक्सपेक्टेशंस थे दैट हैज बीन ड्रॉप्ड आउट। एंड देखें ना, बदकिस्मती आप देखें, इस वक्त वॉर और टेरर चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है। मुझे बहुत अफसोस है कि देखें टेररिज्म पे पीटीआई को मैं कहूँगा फौज के साथ होना चाहिए था, शाना बशाना, बनिस्बत कि वो फौज के अगेंस्ट हो। देखें अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं दैट कैन बी सॉर्टेड आउट लेटर ऑन। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा सोशल मीडिया नहीं है जो कि इस किस्म की प्रोपेगेंडे में है। अगर कोई पीटीआई सपोर्टर बन के आए सो वी आर नॉट आंसरेबल। हमारी जो सेंट्रल क़यादत है यानी जो पॉलिटिकल कमेटी है, अगर उसमें से किसी ने कोई ऐसी बात की हो तो फिर आप कह सकते हैं। देखिए आप मुझे बताएं ना, इमरान खान साहब का ट्वीट आया था, उसके अंदर क्या उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया? पीटीआई के ऑफिशियल ट्वीट्स आए, क्या इस चीज़ को कंडेम किया? क्या टेररिज्म के ऊपर उन्होंने कंडेमनेशन दिया? देखिए लेट्स बी वेरी फ्रैंक, दे हैव टू कंडेम इट। उसकी वजह यह कि दुनिया भर ने कंडेम किया। देखिए टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। ये कोई हमारे मुल्क की बात नहीं है, पार्टी की बात नहीं है। टेररिस्ट को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? देखिए ना, अमेरिका से बयान आ गया, चाइना से बयान आ गया, बैरिस्टर गौहर ने भी दिया, उमर अयूब ने भी दिया, शिबली फराज ने भी दिया, सभी लोगों ने किया है कि हम मजम्मत करते हैं जो कुछ इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है या इवन खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट है। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि करना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ कि करना चाहिए, मगर उसी वक्त करना चाहिए ना। देखिए स्टेटमेंट्स आना हैज टू बी देयर ऑन दैट सेम डे। अगर 2 या 3 दिन के बाद लोग करते हैं तो उसके मतलब वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सही सही। महमूद मौलवी साहब, बेहद शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, उनकी किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट इमरान खान साहब के हवाले से तो कम अज़ कम नहीं हो रही, लेकिन दीगर और लोग ज़रूर हैं जो कि कर रहे हैं और वो उनकी जमात में से ही हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।